सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। ये सेकंड वीडियो होने वाला है फिजिक्स का पहला वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? उसमें हम लोग पढ़े हैं यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हमारे कौन से एग्जाम्स के लिए चल रहा है? एसएससी है, रेलवे है, स्टेट पीसीएस है, इवन यूपीएससी है। ये सब में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एक तरीके से समझिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो होगा, ये जो वीडियो होगा, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा मोशन पर। तो ये हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है हर एक चीज़ देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा का पूरा समझ लेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, बहुत ही सिंपल वे में, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं करना है, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। प्रॉपरली नोट्स मेरे पास है तो हम उसको आपको समझाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एवरीडे ऑब्जर्वेशन टू साइंटिफिक इक्वेशन। हम लोग को डेली ऑब्जर्वेशंस भी होता है, क्योंकि मोशन है तो मोशन में हम लोग को डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन भी देखना होता है और साइंटिफिक इक्वेशंस में भी जाएंगे और इक्वेशंस के थ्रू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द फंडामेंटल क्वेश्चंस, इज इट मूविंग? यानी कि जैसे हम कोई भी बॉडी रखा हुआ था, जैसे कोई भी बुक रखा हुआ है, यहाँ पर बुक रखा हुआ है, तो क्या ये मूव कर रहा है? क्या ये मोशन में है? क्या ये रेस्ट में है? तो क्या अगर रेस्ट में है तो आखिर इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, और अगर मोशन में है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो एट रेस्ट का अगर बात करते हैं तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। मतलब रेस्ट में कोई भी बॉडी तब होगा जब हम ये बोलेंगे कि समय तो चेंज हुआ, समय तो बदला, बट उसका पोजीशन नहीं बदला, वो जैसे था वैसे ही रह गया। तो हम लोग बोलेंगे वो बॉडी क्या है? वो रेस्ट में है। और इसी के अनुरूप, यानी कि इसी के आगे बढ़ते हैं तो मोशन का जो डेफिनेशन हो जाता है इसी से मिलता जुलता हो जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। मतलब क्या कि समय भी बदला, है ना, समय भी बदला और हमारा बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंच गया। तो ये जो पहुंचा है ना टाइम के अकॉर्डिंगली, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में। जैसे यहाँ मछली है, यहाँ पर था, अब यहाँ पर पहुंच जाएगा, टाइम भी चेंज हुआ, टाइम को तो रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ था, अब बॉडी यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। दैट मीन्स कि उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेस किया है, एक जगह से दूसरे जगह पर गया, तो हम बोलेंगे क्या हो गया? ये मोशन में आ गया। बट ये बॉडी क्या है? ये चुपचाप से एक जगह पर है, तो हम बोलेंगे ये रेस्ट में। क्यों? क्योंकि समय के अनुरूप वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंपेयरिंग टू इट। ये तो था नीचे में लिखा हुआ है ऐसे ही, बट मेन मुद्दा ये है समझने का कि रेस्ट का बॉडी और मोशन का बॉडी कैसा होता है। रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा, सिंपल भाषा, एकदम लेमन लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास मोशन को तो समझ लिए भाई कि मोशन तो है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में। बट हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि मोशन जो होता है ना, ऑलवेज रिलेटिव होता है। यानी कि किसी के लिए मोशन तो किसी के लिए रेस्ट होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एन ऑब्जेक्ट इज इन सिचुएशंस कैन बी इन रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। इसलिए इसको रिलेटिव टर्म में भी पढ़ा जाता है। तो रेस्ट और मोशन जो होता है ना, जो रेस्ट हमारा रेस्ट जो होता है और मोशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रिलेटिव में होता है। ये हमेशा रिलेटिव टर्म शो करता है। अब कैसे शो करता है वो समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, ये पेड़ तो मूव नहीं कर रहा है, ये पेड़ तो चुपचाप से है। इस पेड़ के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, रिस्पेक्ट टू ट्री, यानी कि रेफरेंस पॉइंट मेरा यही वाला हो गया, ये पेड़, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए यहाँ पर दो गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी ये गाड़ी ये, और दोनों का क्या है? वेलोसिटी क्या है? सेम है, मान लेते हैं सेम है अभी। तो अगर ये दोनों बॉडी को एक समझ लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या लगेगा? ये विद रिस्पेक्ट टू ट्री आवर रेफरेंस पॉइंट द कार इज इन मोशन। इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों कार क्या लगेगा? यहाँ का बंदा अगर इसको देखेगा तो बोलेगा भाई कार मोशन में है, कार मूव कर रहा है। बट अगर ये दोनों के बेसिस पर देखा जाए कि इसमें जो बैठा हुआ बंदा है और इसमें जो बैठा हुआ बंदा होगा, क्या एक दूसरे को लगेगा कि ये मोशन में है? नहीं लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से लगेगा कि हम दोनों तो रेस्ट में हैं, पेड़ ही पीछे भागा जा रहा है ना। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव कर रहा है, यहाँ से भी, इस जगह से भी रिलेट कर रहा है और इस जगह से भी रिलेट कर रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे बगल वाले ट्रैक पर एक ट्रेन होता है और जिस ट्रेन पर हम लोग बैठे होते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं देखा जाए, अगर इधर से कोई ट्रेन क्रॉस कर जाता है
ठीक है, इधर से कोई ट्रेन क्रॉस करता है और धीरे धीरे जब क्रॉस करता है तो ये ज़्यादा फीलिंग होता है। जब ट्रेन क्रॉस करता है तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का ट्रेन ही चल रहा है और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो रेस्ट में होते हैं, बट एक्चुअली मूव ये कर रहा होता है। तो यही रिलेटिव टर्म्स हम लोग को समझना होता है वहाँ पर भी, चाहे बाइक में भी बैठे होते हैं तो फिर कार में भी बैठे हुए होते हैं। कार में जैसे एक कार है, एक कार में डबल सीट है, डबल सीट पर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो ये दोनों कार मूव कर रहा है बट ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रेस्ट में है, एक दूसरे को के लिए रेस्ट में है कि ये बोलेगा तुम भी चुपचाप से बैठा हुआ है, बोला तुम भी चुपचाप से बैठा हुआ है ना। बट बाहर में जो पेड़ होगा, बाहर में कोई जो बंदा होगा वो मूव कर रहा होगा। दैट्स वाई ये कहा गया है मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पर बात किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द कार्स ऑफ एज आर एट रेस्ट देयर रिलेटिव पोजीशन इजंट चेंजिंग। ये दोनों का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों को लगता है कि ये लोग रेस्ट में है और ये मोशन में। ठीक है, आई होप कि ये समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इमेजिन थोड़ा सा कीजिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आप कभी सफ़र भी किए होंगे ना गाड़ी से या ट्रेन वगैरह से, तो आपको आइडिया होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई ऐसा तो होता था, ऐसा तो होता ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोशंस के बारे में आते हैं। तो मोशन के पाथ के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्ट्रेट पाथ में मूव करने वाला, एक सर्कुलर वाला होता है तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन द टर्निंग पाथ वाला, और एक ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन द रिदमिक पाथ वाला, ये ऐसे ऐसे वाला जो रिदमिक पाथ हो गया। तो एक रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी हो गया एंड ट्रांसलेटरी, फिर सर्कुलर एंड रोटेटरी हो गया, और फिर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन हो गया। तो ये तीन चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, चलिए सबसे पहला आते हैं द स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट पाथ कहने का मतलब क्या हो, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है एंड ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। खाना बनना स्टार्ट हो गया, कुकर का आवाज़ आपके पास आ रहा होगा, बट कोई नहीं, है ना, घर में ही है तो ये सब चीज़ तो थोड़ा बहुत चलेगा। द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल चाहे कोई बॉडी जो होता है ना, वो क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में ये बॉडी मूव करता हुआ इस साइड में आते जा रहा है ना, ये चीज़ में आते जा रहा है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी और एन इंक्लाइन प्लेन, है ना, ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, यानी कि कोई भी बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, चाहे कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट रोड है और उस पर चलता जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। स्ट्रेट पाथ क्या होता है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं उसको, द मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका पाथ क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दूसरे में आते हैं द टर्निंग पाथ। अब टर्निंग पाथ में क्या हो जाता है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन क्या क्या होता है समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है। जैसे यहाँ पर एक बंदा है जो मतलब कोई बॉल घुमा रहा है, फिर सन के चारों तरफ क्या होता है, वो प्लैनेट हमारा घूम रहा होता है तो वो भी सर्कुलर मोशन है। अब हम लोग को तो फील होता है बट एक्चुअली देखा जाता है तो सर्कुलर नहीं, वो बहुत ऐसे 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 करके मूव करता चला जाता है। ठीक है, बट अगर ये वाला मोमेंट अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी तो सर्कुलर ही पार्ट आ रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन हो गया, कोई भी चीज़ जैसे झूला हो गया, फिर जो तारा माची होता है, बड़ा वाला जो झूला गोल वाला होता है, उस पर तो बहुत डर लगता है भाई, मेरे को तो नहीं बैठा जाता, हम नहीं बैठ सकते। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन कौन सा झूला अच्छा लगता है, चाहे वो झूला जब झूलते हैं तो आपको क्या उस समय फिजिक्स याद आता है या नहीं आता कि भाई ये कैसे काम कर रहा होगा, है ना। सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेटरी मोशन का बात करते हैं, बॉडी रोटेट्स अबाउट अ लाइन और एक्सिस पासिंग थ्रू इट। ठीक है ना, रोटेटरी मोशन में क्या होता है ना, कोई भी बॉडी होता है ना किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंगली घूमता है। जैसे फैन, जैसे लट्टू टॉप जो होता है ना, लट्टू बचपन में खूब घुमाए होंगे रस्सी फेंक के, वो सब क्या होता है ना, एक एक्सिस के मतलब अकॉर्डिंगली घूम रहा होता है। जैसे हमारा एक हो गया ये हमारा जो प्लैनेट होता है वो एक एक्सिस के अकॉर्डिंग टर्न में चारों तरफ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल, यानी कि उसको बोल सकते हैं जो रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो रिवोल्यूशन आ गया हमारा क्या चीज़ में, सर्कुलर मोशन में, और रोटेशन जो हमारा आ गया वो किस में आ गया, रोटेटरी मोशन में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं द रिदमिक पाथ, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट्स में टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी
ऑसिलेटरी मोशन नॉर्मली बोलते हैं। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये हम बात करेंगे जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। इफ द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल वी कॉल इट वाइब्रेटरी मोशन। जब एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा हो जाता है ना, बहुत ही छोटा हो जाता है, मान लीजिए कोई बॉडी है ऐसे यहाँ पर है, यहाँ से लटका हुआ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसका मीन पोजीशन बहुत ही होता है, बहुत जल्दी 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 ऐसे ऐसे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज कनेक्शन रखता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को क्लोज कनेक्शंस में दिखाएं, और यहाँ पर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन को क्लोज कनेक्शंस में दिखाएं। ठीक है, चलिए अब आते हैं वी डिस्क्राइब मोशंस बाय इट्स डायमेंशन। अब अभी तो हम लोग पाथ के बेसिस पर देख रहे थे मोशन को, अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन के बेसिस पर। डायमेंशन के बेसिस पर सबसे पहला हो गया मोशन अलोंग अ लाइन, मतलब एक एक्सिस, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन, एक सिंपल एक एक्सिस पर चलता जा रहा है। फिर दूसरा आता है मोशन ऑन अ प्लेन, जो कि होता है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा चलता है प्लेन पर। और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, जिसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है। अब ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 में आ जाते हैं वन डायमेंशनल मोशन में। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि कोई भी गाड़ी सीधा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो किसी डायरेक्शन में और मूव नहीं कर रहा, वो सीधा चलता जा रहा है, तो इन वन डायमेंशन हो गया। अ कार ऑन द रोड और एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो भी वन डायमेंशनल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वो वन डायमेंशनल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा एग्जांपल्स के साथ। वन डायमेंशनल मोशन होंगे। टू डायमेंशनल मोशन में आते हैं पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन टू डायरेक्शंस। पोजीशन क्या होता है, टू डायरेक्शंस में चेंज हो रहा है। मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये सब सारा चीज़। जैसे मोशन अराउंड द सन, जैसे ये सर्कुलर में चल रहा है, तो सर्कुलर में जब चलता है ना तो ये ऐसा होता है इसका डायरेक्शंस, और फिर ये अपना कंपोनेंट तोड़ के इस साइड भी मूव कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आगे देखेंगे, हम लोग ऐसा नहीं है, ये चीज़ को समझेंगे कैसे कंपोनेंट्स टूटता है ना, सर्कुलर मोशन। फिर उसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है, ट्राजेक्टरी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो टू डायमेंशनल मोशन में हो गया। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मोशन में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन थ्री डायरेक्शन, ये कोई भी तीन डायरेक्शंस में चला जाता है। मोशन ऑफ ए बर्ड इन द स्काई एंड फ्लाइंग काइट, ये सब थ्री डायमेंशन, कभी मतलब कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, ये सब थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। तो वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, अब हम लोग जो मतलब मोशंस को तो पढ़े, अब मोशंस का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि मोशंस को पढ़ने के लिए क्या क्या का जरूरत पड़ता है वो चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहला है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम लोग मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अ फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। किस पोजीशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन है, जैसे पेड़ वाला में देखे थे, तो पेड़ हमारा क्या बन गया था, रेफरेंस पॉइंट बन गया था, और कार जो मूव कर रहा था ना वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया था। तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या हो गया, यही पेड़ हो गया, क्योंकि पेड़ से हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ऑरिजिन वाला हिसाब है। पोजीशन में आते हैं द पॉइंट इन स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन क्या हो गया, जिस पोजीशन जिस टाइम पर, यानी जिस प्लेस पर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जिस स्पेस पर रखा हुआ, जिस पॉइंट पर रखा हुआ, वो चीज़। पॉइंट इन स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहीं पर कोई बॉडी रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका पोजीशन है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो होता है ना वो होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में आगे भी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डेफिनेशंस दे रहे हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शंस। मतलब एक सिंपल है कि कोई एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा ना, एक्चुअल ट्रैवलिंग जो होगा ना, वो ही डिस्टेंस कहलाता है। कोई बॉडी ए से चला और बी पर पहुंचा, अब सीधा चल रहा है, ऐसे ऐसे करके पहुंच रहा है, ऐसे 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 करके घूम के पहुंच रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वो भी स्ट्रेट लाइन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस अलोंग विद डायरेक्शन। अब जैसे कोई बॉडी यहाँ से यहाँ ऐसे 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 चल के यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, एक लड़का चला और ऐसे घूमते फिरते 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 अपना स्कूल पहुँच गया। बट अगर क्या बोलते हैं, सेम डिस्टेंस पर ही अगर लड़का का गर्लफ्रेंड का घर होगा ना, तो वो ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाएगा, वो एकदम सीधा सोचेगा हमको शॉर्टकट मिल जाए वो चीज़। ठीक है, तो वही शॉर्टकट को समझना है कि अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ अगर चले जाते हैं शॉर्टकट लगा के, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, है ना, और ऐसे ट्रैवल करके जा रहे हैं, घूम फिर के जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ध्यान में रखना है आपको। क्लियर हो गया ये।
क्वांटिफाई मोशंस बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख लिया। अब बात करते हैं द एसेंशियल डिवाइड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस का, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन, जो एक्चुअल लेंथ होता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ही दोनों समझा दिया गया। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी ए पर है ना, कोई बॉडी ए पर है, ए से बॉडी चल रहा है और ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करके बी पर पहुँच गया, तो ये पाथ 1 हो गया, ये भी पाथ 2 हो गया, यहाँ पर लिख दिया पाथ 1, या पाथ 2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम इसको भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस नहीं बोल सकते, बट मेरे पास 2 पाथ है, तो यहाँ पर ये जो ट्रैवलिंग हो रहा है, चाहे जो एक्चुअल लेंथ जो है ना, वो कहलाया हमारा डिस्टेंस, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बस सिंपल सा है, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सिंपल है, बट हम लोग को डेफिनेशन नहीं जाना, हम लोग उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। दिस इज द डिस्टेंस, इज जस्ट अ नंबर लाइक 100 मीटर्स, ठीक है ना, 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस। कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और डिस्टेंस को हम लोग हमेशा क्या चीज़ में मेजर करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। अगर एफपीएस देखते हैं तो फीट होता है, फीट और फुट होता है, ये सब सारा चीज़। तो डिस्टेंस समझ में आ गया। कैन ये निगेटिव होता है, ये हम कैन नेवर बी निगेटिव, सॉरी, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। चाहे आप आगे चलो, चाहे आप पीछे चलो, बात एक ही चीज़ है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो डिस्टेंस जब कवर कर रहे हो, यानी कि लेंथ कवर कर रहे हो, एक पोजीशन दूसरे पोजीशन जा रहे हो, इसका मतलब कि आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो स्ट्रेट लाइन सेपरेशंस ऑफ स्ट्रेट एंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और वो हमेशा स्ट्रेट में होगा, यानी कि हम लोग को एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिल रहा है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। दैट्स वाई जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना होगा, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ पहुंचने के लिए मेरे को डायरेक्शन तो चाहिए होगा। तो जब डायरेक्शन मिल गया है, इसका मतलब कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिखाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब कोई बॉडी अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन में चला, ए से यहाँ पर गया और जब वापस आ रहा था तो ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो इनिशियल ये था और फाइनल ये हो गया, तो इनिशियल में मेरा मान लीजिए 5 है और फाइनल में ये चल गया 7 है, तो 5 - 7 हो गया, तो 5 - 7 कितना हो गया, -2, तो -2 मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब उसी तरीके से जीरो कैसे हो सकता है, कोई बॉडी ए से चला और बी पर पहुंचा, और ए से चल के बी पर जाकर रुका, और फिर बी से रिटर्न होकर ए पर आ गया, तो ये जाने में भी 5 किलोमीटर मान लेते लिया, और आने में भी, ये जाने में 5 किलोमीटर लिया और आने में 5 किलोमीटर लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखना होगा, ये सब सारा छोटा छोटा चीज़ है जिससे क्वेश्चंस बन जाता है ना। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर इक्वल देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ये तो हम लोग बोल ही दिए कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, क्यों, इनिशियल माइनस फाइनल अगर 0 आ जाता तो मेरा वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं स्पीड का। स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ऐसे बोल सकते हो, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, वही द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और टाइम तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि कितना टाइम हम लोग को लगा है। स्पीड जो होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, यानी कि डायरेक्शन नहीं है, वो सिंपल है। फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो स्पीड पॉजिटिव होगा, और अगर रुका हुआ तो स्पीड 0 होगा, स्पीड निगेटिव नहीं होता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, वो मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्यों, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, तो मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड इनवर्स, ये चीज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, पॉजिटिव हो गया, स्केलर हो गया। स्केलर क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ध्यान में रहेगा। चलिए, थोड़ा आपको आवाज़ कम जा रहा होगा, आवाज़ हम बढ़ाने का फुल कोशिश कर देते हैं, ठीक है। अब पता नहीं माइक का ही कुछ होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होता, बहुत थोड़ा कम हो जाता है। चलिए
अब बात करते हैं स्पीड का। स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्पीड में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर एवरेज स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। इक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। यूनिफॉर्म स्पीड वो होता है जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल लोग कर रहा होता है। जैसे यहाँ 0 है, 20 है, यहाँ 40 है, तो 0 से 20 में ये 20 मीटर गया, फिर 20 से 40 में फिर 20 मीटर गया, यानी कि 0 to 1 सेकंड में, 1 to 2 सेकंड में। तो ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सब चीज़ें छोटा छोटा चीज़ है ना, साइंस वगैरह में बीच बीच में दे देता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं तो कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ से यहाँ गया मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर और बाकी दूसरा सेकंड में 2 ही मीटर चल पाया, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, क्योंकि समय तो बदला लेकिन डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जिगजैग लाइन भी आ जाता है, कुछ जैसे हम लोग ट्रैफिक में चल रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अगर हाईवे में चल रहे हैं तो इट में भी यूनिफॉर्म स्पीड होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड हम लोग मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ट्रैफिक में कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करेंगे तो चल जाएंगे अंदर। हाँ चलिए एवरेज स्पीड में आते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, द वे वी डिस्क्राइब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मान लीजिए कोई अलग अलग, जैसे यहाँ पर है ना, तो ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस फिर ये टाइम और फिर ये टाइम, तो टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का एवरेज स्पीड फाइंड हो जाता है। तो इसलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये 3 चीज़ बहुत ही अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, आसान था, समझ में आ गया होगा। ओके, स्पीड स्मार्टर सिबलिंग। अब स्पीड्स का भाई तो होगा ना, भाई बहन जो भी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है ना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाकी वेलोसिटी में और स्पीड में बहुत कम डिफरेंसेस होता है। क्यों डिफरेंसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीड में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस होता है और नीचे टाइम होता है, टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। अब जब डिस्टेंस का बात कर रहे थे तो ये मेरा आ रहा था स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं तो ये मेरा आएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, दैट्स वाई यहाँ पर लिख दिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अब डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। चेंज इज द स्पीड्स और डायरेक्शंस ऑफ मोशन चेंजेस। अगर स्पीड को चेंज करेंगे, चेंजेस इफ स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। अब डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है, अगर उसका स्पीड को चेंज करते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज होता है, ये वो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए टर्निंग पर आ रहे हैं, तो टर्निंग पर आ रहे हैं तो हम लोग को गाड़ी अगर टर्निंग पर चलाना है तो सेम स्पीड से नहीं टर्न कर सकते हैं, गिर जाएंगे, हम लोग को स्पीड थोड़ा सा कम करना पड़ता है, वेलोसिटी कम करना पड़ता है। ऐसा यूनिट इसका सेम हो गया, सेम एज स्पीड ही है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो उसका हो गया मीटर पर सेकेंड ही। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको हम एक और रिकॉल करते थे, जैसे डायमेंशन हम लोग पढ़े थे। तो अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का हमको डायमेंशन निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, और लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और टी को हम लोग टी से। तो एल और टी और माइनस नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और जनरल टर्म में लिखेंगे m जीरो है, m का तो कुछ है ही नहीं, l है और t -1। ये हो गया हमारा डायमेंशन। आपको याद दिला दिए ताकि आप कहीं भूल ना जाओ। चलो भाई, तो फाइनल कंपैरिजन करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में, है ना। वेलोसिटी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमेशा शॉर्टर और इक्वल देन होगा स्पीड से, है ना। शॉर्टर इक्वल, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर इक्वल देन डिस्टेंस है ना, वैसे ही वेलोसिटी हो गया शॉर्टर इक्वल देन स्पीड, है ना। द कार्स स्पीडोमीटर रीड्स अ कांस्टेंट 100 किलोमीटर पर आवर, दैट दिस इज अ स्पीड। जो हम लोग स्पीडोमीटर में जो देखते हैं ना, दैट इज द स्पीड हम लोग को बता रहा होता है, बट इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इन चेंजेस। क्यों, अब देखिए सर्कुलर पाथ में अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी में तो हम लोग देखेंगे भाई, हम लोग को बता रहा है कि हाँ अभी 5, 10, 15, 20 ऐसे किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, उतना स्पीड है। बट हम लोग का डायरेक्शन है ना, पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट पर बदलते रहता है, जिसको हम लोग टैंजेंट डायरेक्शन बोलते हैं ना। ये सर्कुलर मोशन का ये कहानी होता है, ये टैंजेंशियली चलता है हमेशा। तो हर एक डायरेक्शंस पर जब डायरेक्शन अलग हो जा रहा है तो मतलब हम तो बोल ही सकते हैं ना कि वेलोसिटी भी उसका कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी उसका चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब डायरेक्शन चेंज ही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा।
बात करते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी कि अब बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अल्टीमेटली हम लोग को पढ़ना है क्या, एक्सेलरेशन के बारे में। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द टाइम रेट चेंज ऑफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होता है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होता है, दोनों को घटाते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ रेट आता है ना वहाँ बाई में टाइम ही जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। द टोटल चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v और माइनस u। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, तो v और माइनस u अपॉन t, है ना। ये हो गया जहां हम लोग पहुंच रहे हैं और ये हो गया जहां से हम लोग स्टार्ट किए। अब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u। अगर दो वेलोसिटी को अगर हम घटाएंगे तो हमको वेलोसिटी ही मिलेगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर और पर सेकेंड, और बाई टाइम का हो जाएगा मेरा सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर और बाई में सेकेंड और इनटू सेकेंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब ये इसको हम लोग मीटर सेकेंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ हो गया। उसी तरीके से सीजीएस में अगर आते हैं तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाता है। बहुत सारा चीज़ है, वो तो आप आसानी से समझ ही सक रहे हो। एक्सेलरेशन इन एक्शन, स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन। अब एक्सेलरेशन का बात करते हैं, इसमें दो तरीके का एक्सेलरेशन है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ध्यान में रखना है आपको, 2 बज गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, यानी कि जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बढ़ रहा है, जब टाइम बढ़ रहा है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यानी कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे हो तो एक्सेलरेटर जब लेते हैं, तो एक्सेलरेटर लेते हो तो हमारा गाड़ी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हाँ हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो गाड़ी आगे एक्सेलरेट करेगा। निगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारा वेलोसिटी जब कम होते चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो निगेटिव एक्सेलरेशन में है, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन और डीसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक्सेलरेट करना दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और डिसेलरेट यानी कि ब्रेक लगाना दैट इज द रिटार्डेशन। द एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स इन अ कार आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। एक्सेलरेटर काम करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, और ब्रेक्स काम करता है निगेटिव एक्सेलरेशन का, यानी कि रिटार्डेशन का। क्लियर, आसानी से समझ में आ गया होगा। फोटो वोटो देख के तो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा भाई। चलिए, टू स्टेट्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी पढ़े हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन तो हम लोग पढ़े ही है। एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है ना। यूनिफॉर्म मोशंस में हमेशा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा चीज़ 0 रहेगा, तो वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकता है, एक्सेलरेशन हमेशा 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा होता है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने का जरूरत नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग हो रहा है और ये एक्सेलरेटेड भी हो रहा है, यानी कि इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन, फिर स्पीडिंग अप, फिर स्पीडिंग डाउन, एक्सेलरेटिंग, फिर डिसेलरेटिंग, ऐसा करके है। अब गाड़ी चला रहे, कोई रास्ता सामने में आ जाएगा रास्ते में, तो हम लोग ब्रेक लगाएंगे, तो ऐसा थोड़ी जहाँ ब्रेक लगाते हैं वहीं पर गाड़ी खड़ा हो जाता है। हर गाड़ी में तो वैसा नहीं होता है, कुछ गाड़ी में डेफिनेटली होता ही होगा, बट हर गाड़ी में तो नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, वहां से धीरे धीरे नीचे आता है, ऐसा नहीं है 10 से डायरेक्ट 0 हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन में वही चीज़ हो रहा है, स्लोइंग डाउन, मतलब फिर स्पीडिंग अप, ऐसा चीज़ चल रहा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर स्लाइड्स में बना के दिया गया आपको। हाँ, फुल पिक्चर देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, डिस्टेंस पढ़ लिए, एक्चुअल पाथ है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, नेट चेंज इन पोजीशन यानी कि इनिशियल टू फाइनल वाला, हाँ, वेलोसिटी पढ़ लिए जो होता है मेरा चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर स्पीड भी पढ़ लिए दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय टाइम, और फिर एक्सेलरेशन भी पढ़ लिए जिसमें हम लोग वेलोसिटी चेंजेस हो रहा था, जिसमें चेंज इन वेलोसिटी हम लोग देखें डेल्टा वी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी को ना एक दो तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे एक लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन टाइम, है ना, ये चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी का निकालते हैं छोटा सा वेलोसिटी चेंजेस, और डेल्टा वी का मतलब ही होता है v2 माइनस v1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, खत्म हो गया। अब बात करते हैं मोशन से आगे आते हैं थोड़ा सा, अब
प्रिंसिपल ऑफ मोशंस को जानना पड़ेगा, यानी कि मोशन को समझना तो है और भी बहुत सारा चीज़ होता है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल देख लो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पुल है, चेंज इन वेलोसिटी है, ये सब चीज़ तो देखेंगे। हाउ डू वी सी मोशन, हम लोग मोशंस को कैसे देखते हैं, किस बेसिस पर देखते हैं, तो बहुत सारा है। मोशंस को देखने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान देना होगा, टाइम भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ मोशन वी नीड टू लैंग्वेजेस टू डिस्क्राइब इट, ग्राफ्स आर दैट लैंग्वेजेस। अब देखो मोशन को अगर हमको समझना है तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग पढ़े, टाइम भी पढ़ लिए, एक्सेलरेशन भी पढ़ लिए, वेलोसिटी भी पढ़ लिए, बट इसको एक्चुअली में विजुअलाइज करने के लिए ना, इसके लिए सबसे सिंपल लैंग्वेज होता है ग्राफ। अब उस ग्राफ्स के थ्रू हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ग्राफ भी हमारे एग्जाम्स में आता ही है। चलिए, पोजीशन स्टोरी, वेयर इज इट ओवर अ टाइम। अब इसमें देखिए एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 3 कर्व बना हुआ है। एक ग्रीन वाला कर्व बना हुआ है जो कि बता रहा है कि बॉडी क्या है, धीरे 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 क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया कहने का मतलब एक्सेलरेट हो गया, है ना, गाड़ी में वेलोसिटी आ गया, कवरिंग मोर एंड मोर डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है वो इक्वल टाइम में, तो ये एक्सेलरेटिंग हो गया। दूसरा है ब्लू वाला लाइन। ब्लू वाला लाइन क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, मतलब ये इक्वल स्पीड है ना, इक्वल पर चल रहा है ये, मतलब हर एक, इसको बोल सकते हैं आप यूनिफॉर्मली, है ना, कांस्टेंट स्पीड पर, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इसी को तो बोलते हैं ना, कांस्टेंट स्पीड जब होता है तो बोलते हैं कि हाँ भाई यूनिफॉर्म स्पीड में कुछ चल रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा हो गया भाई, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन एकदम पूरा का पूरा, एक जीरो से स्टार्ट होगा, एकदम ऐसे चलता चलेगा। और तीसरा जो लाइन है ये वाला है जो कि रेड वाला है, एट रेस्ट पोजीशन इजंट चेंजिंग। अब आप देखिए समय तो बदला, समय तो हर एक क्षण बदल रहा है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बॉडी यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बट क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, नहीं हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पर शुरू से ही, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट का ग्राफ हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पैरेलल टू टाइम, है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ध्यान में रखना है ये सब चीज़। स्ट्रेट लाइन जो हो गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये जो हो गया ये हो गया हमारा एक्सेलरेटिंग, और ये जो हो गया हमारा कांस्टेंट स्पीड। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी बताता है। जैसे इसमें एक्सेलरेटिंग हो रहा है, इसमें कांस्टेंट जा रहा है, और इसमें तो रेस्ट में ही है। तो स्लोप को ध्यान में रखना होगा। स्लोप हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब सारा चीज़ स्लोप ही कहलाता है, और कुछ है नहीं। द स्पीड स्टोरी, हाउ फास्ट इज इट गोइंग। अब बात करते हैं स्पीड का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा एक स्लोप बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन अब दिख रहा है हमको, और एक यहाँ पर ये भी चीज़ हुआ है। तो इसका मतलब तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन, गाड़ी मूव कर ही नहीं रहा है, एकदम चुपचाप से, मतलब ये अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो गाड़ी मूव कर रहा है, बट कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो स्ट्रेट लाइन में बोल सकते हैं, मान सकते हैं। और ये वाला क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कहीं कोई बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं है, ये चीज़ है। और ये जो एरिया जो कवर होता है ना इसके नीचे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया जो कवर होता है, द एरिया अंडर द ग्राफ टेल्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल, यही हमको डिस्टेंस बताता है। यही हमको क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स अस डिस्टेंस, हम लोगों को क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ये ध्यान में रखना है आपको, स्लोप से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ग्राफ में हम समझा रहे हैं तो आपको हमेशा हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा। बहुत ज़्यादा हम लोग को डीप में नहीं जाना होता है, बट हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना होता है, और वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन से भी रिलेटेड बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि पीछे के क्लास में हम लोग फिजिक्स में भी देखें ना कि अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन तैयार होता है, चाहे उसका रफ शीट टाइप का आइडिया दिए थे। बात करते हैं फ्रॉम पिक्चर्स टू प्रेडिक्शंस। अब क्या है, पिक्चर में तो हम लोग देख लिए, फोटोज में देख लिए, अब हम लोग उसके लिए फॉर्मूला होता है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये हो गया टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे हम लोग बहुत सारा चीज़, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पता करते हैं कि आने वाला समय में ये कहाँ पहुँचेगा, ये कितना सेकंड में पहुँचेगा, ये सब प्रेडिक्शन उसी को बोल रहे हैं। तो प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग किसके बेसिस पर, फॉर्मूला के बेसिस पर। ग्राफ्स आर ग्रेट फॉर शोइंग द स्टोरी बट इक्वेशन लेट अस प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स, लेट्स बिल्ड आवर टूल किट। तो हम लोग का पहला टूल किट बन गया दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी के साथ बहुत सारा चीज़ बनता है। तो मोशन का टूल किट क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द बेसिक, है ना, ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये शुरुआत में आपको जानना पड़ेगा। अब इसी से रिलेट हुआ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ u होता है इनिशियल, s होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, t होता है टाइम, a हो गया एक्सेलरेशन। तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा भी लिखा हुआ होता है, दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो ये तीन फॉर्मूला आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है।
चाहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जैसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलो भाई, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या है यहाँ पर, देखिए प्रॉब्लम्स क्या दिया हुआ, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब u इक्वल टू कितना हो गया 0, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। अब मेरे पास u है, a है, t है, देखिए u है, a है और t है, और हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं भाई, v इक्वल टू u प्लस at, और उसके बाद फिर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब v फाइंड हो गया, u फाइंड हो गया, a है, t है, तो हम लोग यहाँ से u और t यूज़ कर लेंगे, फिर हाफ a और t यूज़ कर लेंगे, सब चीज़ तो दिया हुआ है, तो फिर s भी फाइंड कर सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। देखना है आपके पास डेटा कौन सा है, यही 4 डेटा है, 5 डेटा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो टाइम है, और फिर डिस्टेंस है। ये 5 चीज़ में से आपको ही ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला में हम सेट करें, जल्दी जल्दी मेरा सॉल्यूशन निकल जाए, बस। और कुछ नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल साइंस है ना। वेलोसिटी हो गया, फिर वेलोसिटी निकल गया, उसके बाद फिर हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर ली, यही चीज़ तो था ना। तो ये समझाने के लिए हम यहाँ पर एक एक्सेलरेटिंग कार का एग्जाम्पल दे दिए थे। उसके बाद है एक ब्रेकिंग ट्रेन का भी, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 0.5, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हाउ फार विल इट गो फॉर ब्राउटेड ट्रेन, मतलब कितना टाइम के बाद, कितना डिस्टेंस के बाद ये ट्रेन है ना एक्चुअली रुक जाएगा। तो हमारा इनिशियल ट्रैवलिंग कर रहा है ना, तो इनिशियल तो मेरा 90 हो गया, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव में हो गया, और हमको v अब रुकना है ट्रेन को, तो ट्रेन को रुकना है, इसका मतलब फाइनल स्पीड उसका कितना, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन से ये डीसेलरेट कर रहा है माइनस 0.5 से, है ना, और इसका स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, सब कुछ तो दिया हुआ है ही ना भाई। तो वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में v पुट कर सकते हैं, u पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, s हम लोग फाइंड कर लेंगे, s निकल गया, दैट इज 625 मीटर, यानी कि 625 मीटर पर क्या हो जाएगा, ये गाड़ी रुक जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रेडिक्शंस विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्पेशल केस ग्रेविटीज एंड पुल पर। अब ग्रेविटी का भी तो कुछ ना कुछ होता है, ऐसा थोड़ी है। अब जितना भी हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े हैं वो था हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली मूविंग कर रहा था बॉडी तब। जैसे क्या क्या पढ़े हम लोग, छोटा सा यहाँ पर भी हम हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरा पढ़े s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब आएगा ना, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। अब ये जी क्या होता है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ के पुल के थ्रू जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है ना किसी बॉडी में, जो ऊपर से गिर रहा होता है, तो वहां पर उसका वैल्यू जी हो जाता है ए के जगह पर। और जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पेशल एक्सेलरेशन, ये चीज़ हो गया। अब जितना भी फॉर्मूला है यहाँ पर सब में ए के जगह पर जी चला जाएगा, सिंपल है। और हाइट, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो हाइट के रिस्पेक्ट में आ रहा है ना, हाइट के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो एस के जगह एच हो जाएगा, ठीक है, और ए के जगह जी हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहा। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते थे, तो यहाँ पर u की जगह क्या कर दिया, v इजकल टू यू प्लस जी टी करना था, यहाँ का है काट दिया है, v इजकल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। फिर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी गलती कर दिया थोड़ा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh हो जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत लिख दिया है, मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। क्या क्या होगा सो देखिए, v इज इक्वल टू हो गया u और प्लस जी टी, ये हो गया। दूसरा होगा h इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और h, ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन आर कॉल्ड द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब इस फॉल में अगर कोई गिरता है तो उसको बोलते हैं कि ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग में आ रहा है, यानी कि फ्री फॉल हो रहा है इसका, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और ये चीज़ आपको पहले ही हम बता चुके हैं। द स्टोरी ऑफ द टॉस्ड बॉल, टॉस्ड बॉल, अब मतलब मान लो हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो जब गेंद को ऊपर फेंकते हैं उसमें भी बहुत सारा केस बनता है। क्या बनता है केस, जब गेंद को ऊपर फेंक रहे होते हैं तो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ होता है, बट नेगेटिव डीसेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, क्योंकि धरती उसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है। फिर ताकत लगाते हैं, ऊपर थोड़ा जाता है, फिर ऊपर में v और नीचे में माइनस जी,
ऊपर में जाता है, फिर v और फिर -g। एक पोजीशन आता है जहाँ पर वो बॉडी रुकता है और फिर वहाँ से नीचे आने लग जाता है। तो जब नीचे आने लग जाता है तो अंडर द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस आता है, तो यही -g क्या हो जाता है, +g बन जाता है, और फिर इसका वेलोसिटी भी नीचे, फिर +g वेलोसिटी नीचे, फिर +g, फिर वेलोसिटी भी नीचे। तो ये हो गया स्लोइंग डाउन। धीरे धीरे जब जाएगा ना ऊपर में तो स्लो हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज, सो g इज निगेटिव। देखो यहाँ g निगेटिव है, g निगेटिव है, g निगेटिव है, तो स्लो होता चला जाएगा। बट यही अगर ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो स्पीडिंग अप हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो g इज पॉजिटिव। अब वेलोसिटी भी इधर है और g भी इधर ही खींच रहा है, वेलोसिटी भी इधर है, g भी इधर ही खींच रहा है, वेलोसिटी भी इधर है, g भी इधर ही खींच रहा है, तो ये क्या हो जाता है, स्पीडिंग अप हो जाता है। बट हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा एक चीज़ यहाँ पर, कि यहाँ से ऊपर में जाने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ एक्सेंट, ठीक है। और नीचे में आने को जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों, यानी कि अब हम थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसा, TOA टाइम ऑफ एक्सेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा सेम होता है, यानी कि जाने में समय जो लगा सो एक मैक्सिमम हाइट तक, और आने में जो समय लग रहा है, ठीक है ना, अपना पोजीशन तक, वो दोनों का जो टाइम जो होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बात करते हैं थोड़ा सा, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यानी कि कोई भी बॉडी को जब हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है। तो कोई भी बॉडी को फेंकते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ना कंपोनेंट्स ब्रेक होता है, हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा और वर्टिकल में साइन थीटा, और इसके बीच का एंगल है क्योंकि बॉडी ऐसे मूव कर रहा होता है, तो यहाँ पर थीटा बन गया। तो ये भी फ्री फॉल के अंडर, मतलब कि अंडर में ही आता है, क्योंकि ये एक टाइम पर जाएगा मैक्सिमम, फिर वहाँ से नीचे गिर जाएगा। दिस पार्ट नेवर चेंज, ये वाला चीज़ कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला खाली चेंज होते रहता है, अलग 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 अलग, तो ये ऐसे ऐसे नीचे बनते चला जाता है। आगे हम देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स कर्व्स इज जस्ट टू सिंपल मोशंस कंबाइन, हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल मोशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में आ रहा है, तो ये बन जाता है हमारा ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को बोलते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। इस आर को, ये जो मैक्सिमम हाइट होता है कि किस हाइट से फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आया, तो अगर हाइट फाइंड करना हो आपको तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। हम लोग को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है कि कितना देर हवा में रहा है, तो 2u sin थीटा अपॉन g। 2u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू वहाँ पर जो भी दिया हुआ है क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, और फिर हो गया g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है दैट इज 9.8, है ना। अगर रेंज का बात करते हैं कि यहाँ से बॉडी फेंकें तो ये कितना दूर जाके गिरेगा, तो ये वाला रेंज अगर निकालना है तो r इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा, है ना। हमेशा क्वेश्चंस कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बाकी ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। ये हो गया रेंज, है ना। ये आर्क वाला मोशन जो होता है ना, टू गेट द मैक्सिमम रेंज थ्रू एट 45 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री डाल देते हैं, यानी कि थीटा जब मेरा 45 डिग्री होगा तो हम लोग को मैक्सिमम रेंज मिलेगा, है ना। जितना ज़्यादा दूर भेजना होगा उतना भेज सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो हमारा 45 डिग्री पर जा रहा है। तो अगर थीटा को हम लोग 45 डिग्री पर लेके आ जाते हैं तो हम लोग को फेंका हुआ चीज़ पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा, मैक्स टू मैक्स उतना तक ही जा सकता है। ऐसा नहीं कि 90 कर देंगे फिर 180 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, 45 डिग्री पर हम लोग को मैक्सिमम रेंज मिलता है, ध्यान में रखना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आते हैं फिर सर्कल में, यानी कि सेंट्रीपिटल, ये वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह होना, राउंड एंड राउंड। अब कोई भी चीज़ चारों तरफ घूम रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसा कि हम लोग पढ़े, कांस्टेंट स्पीड बट वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो वेलोसिटी, ये तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और एक्सेलरेशन जो होता है ना वो सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है ना, इसी की वजह से ये बॉडी ना अपना ऑर्बिट छोड़ के भागता नहीं है। यही चीज़ हो रहा है हमारे अर्थ के साथ भी। तो अर्थ चारों तरफ घूम रहे हैं सन के, इसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। हम गाड़ी को बेंड करते चलाते चलाते ऐसे, तो ये सेंट्रीपिटल एक्शन का ही कहानी है ना। इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना तो हम लोग या तो उधर गिर जाते हैं लेफ्ट साइड से, या तो राइट साइड, वही चीज़ है। ये सेंट्रीपिटल एक्शन की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से ये टिका हुआ है यहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट टू द सेंटर, और यही सेंट्रीफ्यूगल अगर बात करते हैं तो हमेशा वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, चर्निंग जो होता है ना, मिल्क चर्निंग जो मशीन होता है वो वाला हो गया, वो सब क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पर काम कर रहा होता है। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पर काम कर रहा होता है।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ये आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बी हो गया हमारा वेलोसिटी और आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर, वो वाला जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, सर्कुलर मोशन में जिसमें मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है दैट इज द आर, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलो भाई, तो चीट शीट देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। ग्राफिक में एस टी ग्राफ यानी कि स्लोप यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देगा, है ना, स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हम लोग को एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो होगा वो हम लोग को डिस्टेंस देगा, ये ध्यान में रखना है। प्रोजेक्टाइल कीज में मैक्सिमम रेंज हम लोग को 45 डिग्री पर मिलेगा। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और मैक्सिमम रेंज तो हम लोग देख ही रहे हैं। द कोर टूल किट में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंटली वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी को हम लोग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी देखे थे, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे, यहाँ लिख देते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये चीज़ हो गया। s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये चीज़। ओके, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े। a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। चलो भाई, मोशन इज अ स्टोरी, नाउ यू नो हाउ टू रीड। अब मोशन, बहुत सारा चीज़ मोशंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सब कुछ देख लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि जब क्वेश्चंस में आता है तो कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखते हैं। फटाक से जल्दी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसमें। पहले व्हाट इज मोशन, तो मोशन हम लोग देख ही लिए। एंड ऑब्जेक्ट इज रेस्ट हैज जीरो स्पीड, ये सब चीज़ पढ़ी, ये सब अपना सम अप हो जाएगा, एक तरीके से समरी हो गया और इसमें बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, बट मोशन इजंट जस्ट वन थिंग, इट हैपेंस अ डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन था 1 डायमेंशनल, ट्रेन मूव कर रहा है, 2 डायमेंशनल बिलियर्ड्स स्नूकर खेल रहा है, 3 डायमेंशनल मधुमक्खी इधर उधर उधर भाग रहा है। द टू वेज टू मेजर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होता है, जस्ट अ नंबर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, ये मतलब ये ऐसा हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर ले लो क्योंकि क्वेश्चन से छाट के बनाए थे। वेक्टर हो गया नंबर और डायरेक्शंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर, तो स्केलर में जस्ट अ नंबर और वेक्टर में मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर भी और डायरेक्शन भी। समथिंग जस्ट नीड अ नंबर दैट इज अ स्केलर, अदर नीड्स नंबर एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। दिस इज द क्रिटिकल डिफरेंस, यही मेन डिफरेंसेस होता है। बाकी और भी चीज़ बहुत सारा है, स्केलर, प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन, ये वो बहुत सारा चीज़ होता है, बट हम लोग को जानना सिर्फ इतना ही है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात भी कर लिए थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, सो, है ना। यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकाल के दिया हुआ है, कुछ कुछ फॉर्मूला भी है वो हम आपको बता चुके हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए कोई बॉडी यहाँ से गया है और फिर यहाँ से वापस आ गया, डिस्टेंस गया 50 और वापस आ गया 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 0 और बाई टाइम 2 आवर। तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो मेरा एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही होगा। ये तो हम पहले भी समझा चुके हैं आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 एवरेज वेलोसिटी इज 0 नो मैटर हाउ फास्ट यू वेंट, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया देन आपका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। फिर आते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो हम लोग समझ ही लिए थे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला भी देखे थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझाया गया है, ये सब क्वेश्चन से निकल कर आया है, कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। फिर पूछा गया एक्सेलरेशन से रिलेटेड, एक्सेलरेशन इज जस्ट अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपन टाइम। अब वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ये। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग को डिसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर पढ़े थे हम लोग वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, v ऊपर है g नीचे है, तो यहाँ पर से बॉडी स्लो होते चला जाता है, फिर वो नीचे आता है तो g भी नीचे और v भी नीचे, तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। और ये वाला मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट जो होता है ना, वहाँ पर वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। और हम बताए थे कि टाइम ऑफ एक्सेंट जो होता है और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है, ये दोनों क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये चीज़ हो गया। ट्रू फॉल्स में सब कुछ दिया हुआ। बॉडी कैन हैव, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था, अ बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, ये ट्रू होगा, है ना। यानी कि अब बॉडी में 0 वेलोसिटी होगा फिर भी वो एक्सेलरेटेड कर रहा होता है, क्यों। एट द पीक ऑफ इट्स फ्लाइट द बॉल वेलोसिटी इज मोमेंटरली 0, यहाँ पर वेलोसिटी भले ही 0 हो गया बट ग्रेविटी इज स्टिल एक्सेलरेटिंग इट डाउनवर्ड टू अ कांस्टेंट रेट, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे है, यानी कि वेलोसिटी भले 0 हो जाए बट एक्सेलरेशन उस पर रहता है, तो ये हमारा हो गया ट्रू। ये सब बहुत ही मतलब एक छोटा सा चीज़ था बट दिमाग घुमा देता है।
अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिंग वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड हो सकता है बट उसका वेलोसिटी वेरिंग कर सकता है, मूविंग इन अ सर्कल, जैसे हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी उसका चेंज हो जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी इंप्लाइज कांस्टेंट स्पीड बट नॉट द अदर वे अराउंड। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड हो सकता है, इसका वाइस वर्सा कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी कभी भी नहीं हो सकता है, इसको दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड था ये। बात करते हैं ग्रेट इक्वलाइजर, है ना। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में देखते हैं, अगर वैक्यूम्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल, वैक्यूम में अगर हम लोग जाते हैं तो वैक्यूम यानी कि एयर अगर निकाल देते हैं ना, तो चाहे वो कॉइन हो, फेदर हो, आयरन बॉल हो, वुडन बॉल हो, मैंगो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इफ यू ड्रॉप देम फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम दे विल ऑल एक्सपीरियंस सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रीच द बॉटम एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। जहां T1 T2 और T3, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3, तीनों सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस के लिए कोई भी जगह पर नहीं है, यानी कि कोई भी एयर नहीं है। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ये फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या क्या था, ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर भी डाल दिए हैं आपके लिए। बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर था जो जिसमें दिखा रहा है टाइम है, स्पीड है, यानी कि टाइम बढ़ते गया और स्पीड बढ़ते गया, ये चीज़ है। अब हम लोग को बताना है क्या आकार स्पीड इज द फॉलोइंग करेक्ट, क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहला हमें बताना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो यू मेरा 0 है ना, वेलोसिटी मेरा 8 है फाइनल वेलोसिटी, और टाइम मेरा 4 सेकंड है। अगर हम लोग निकाल के आते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरा सही है। दूसरा में आता है ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, देख लेते हैं 4 सेकंड में निकालते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। यू मेरा 0 है, टाइम मेरा 4 बोल रहा है, हाफ हो गया, ए मेरा 2 है क्योंकि हम लोग 2 निकाल चुके हैं यहाँ पर, और टाइम मेरा 4 बोल रहा है, कैलकुलेट करते हैं 16 मीटर आ जाता है, इसका मतलब ये भी मेरा सही हो गया। तीसरा में बोल रहा है एवरेज स्पीड इन 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड होगा ही नहीं, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है भाई, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं किससे, 16 मीटर हो गया मेरा, यहाँ पर निकला हुआ है। और टोटल टाइम मेरा कितना है भाई, तो टोटल टाइम मेरा 4 सेकंड का बात कर रहा है, तो 16/4 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि सब सही है। इसका मतलब 1 2 3 सारा का सारा सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देख के ही आपको लगेगा अरे भाई क्या ही पूछ दिया, बट है सबका सब वही सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा सा ग्राफ में आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड को दर्शाता है, ये रेस्ट को दर्शाता है, और अगर इसमें अगर 2-3 मिला हुआ है तो समझ लीजिएगा स्टीपर स्लोप हायर स्पीड, इसका मतलब ये हो गया जो सबसे ज़्यादा ऊपर में होगा, यानी कि बेस से जिसका जितना ज़्यादा एंगल बनेगा वो उतना ज़्यादा वेलोसिटी रखेगा, यानी कि ए का वेलोसिटी ज़्यादा है बी का वेलोसिटी से, और बी का वेलोसिटी ज़्यादा है सी का वेलोसिटी, और सी का वेलोसिटी सबसे कम है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, यानी कि जो जितना ज़्यादा ऊपर है उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी में जाएगा। स्लोप बता देता है हर कुछ, है ना। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप जो कि हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, जो कि हम लोग देख ही लेते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो अलग चीज़ दिया हुआ है भाई, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज़ वाई, इसी को यहाँ पर बताया गया और कुछ नहीं है, सेम ही है, तो ग्राफ ही बहुत पूछा जा रहा था तो और क्या ही है। हाँ, यहाँ पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थोड़ा सा इसको और कॉन्सेप्चुअल बनाकर बताया गया है। जैसे यहाँ से बॉडी ऊपर गया है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अब यहाँ स्ट्रेट हो गया है, यहाँ स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब जीरो स्लोप हो गया, जीरो एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और फिर यहाँ से नीचे आ गया, नेगेटिव स्लोप बना है तो डीसेलरेटेड मोशन हो गया, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, यहाँ से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये स्लोइंग डाउन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेटेड एंड डीसेलरेटेड मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेटेड ए बी हो गया, फिर ये डीसेलरेटेड सी डी हो गया, और ये हो गया नो एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है बट जीरो एक्सेलरेशन भी होता है, स्ट्रेट लाइन में जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर। प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करते हैं तो वही है, ट्रिक्स टू प्रोजेक्टाइल टू स्प्लिट द मोशन इनटू 2 इंडिपेंडेंट पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दीजिए, बस आपका कहानी आसान हो जाएगा। दैट इज द ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। ये ग्रेविटी डजंट एक्ट साइडवेज, ग्रेविटी कभी भी साइडवेज नहीं जाता है, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इट्स वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, हम लोग को एयर रेजिस्टेंस नहीं रखना है। बट वर्टिकल वाला क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशंस के अकॉर्डिंगली चेंज होते चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धरती के नजदीक आएगा धरती उसको बहुत ज़्यादा खींचेगा, स्पीड से स्पीडिंग अप हो जाएगा। तो अ प्रोजेक्टाइल इज जस्ट अ फ्री फॉल प्रॉब्लम वर्टिकल कंबाइंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन ही होता है ये प्रोजेक्टाइल वाला कहानी, है ना। ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर थीटा हम लोग कितना करते हैं 45 डिग्री कर देते हैं तो हम लोग को मैक्सिमम रेंज मिल जाता है।
कांस्टेंट बट चेंजिंग पैराडॉक्स और सर्कुलर मोशन, ये तो हम लोग समझ ही लिए हैं भाई कि वो उसमें देखे थे ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा था कि क्या क्या है, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन वाला, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सब चीज़। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड्स के साथ मूव कर सकता है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता। डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, देयरफॉर द वेलोसिटी चेंजेस इफ एन स्पीड डजंट। स्पीड चेंज कर रहा नहीं कर रहा डजंट मैटर, वेलोसिटी चेंज कर रहा है भाई। Because velocity is changing, there must be an acceleration. The net acceleration is always towards the center of the acceleration. Acceleration वही centripetal acceleration की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व, लार्जर रेडियस। अगर लार्जर रेडियस में देखा जाए तो जेंटल कर्व हो गया। थिंक अबाउट इट, यू फील लेस फोर्स ऑन अ वाइड टर्न देन अ शार्प वन, है ना। जैसे अगर छोटा टर्न होता है, ठीक है, अगर छोटा टर्न होता है यू फील लेस फोर्स ऑन अ वाइड टर्न। अगर छोटा टर्न होता है तो उसमें हम लोग को ज़्यादा लगाना पड़ता है बुद्धि, और अगर बड़ा टर्न होता है तो हम लोग को ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ता, आसानी से धीरे 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 निकल जाता है। लेकिन अगर छोटा टर्न होता है तो हम लोग को उस हिसाब से शार्प टर्न लेना पड़ता है और शार्प चीज़ भी दिखाना पड़ता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज स्मॉलर फॉर अ जेंटल कर्व, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मॉलर होता है फॉर जेंटल कर्व, और जेंटल कर्व के लिए थिंक अबाउट इट, आपको ये सोचना है, यू फील लेस फोर्स ऑन अ वाइड टर्न, है ना। वाइड टर्न पर आपको लेस फोर्स फील होता है, चाहे आप लगाते भी हो चाहे आपको फील भी होता है, टर्न देन अ शार्प वन। अगर शार्प वाला में जाते हो तो आपको, अब जैसे अचानक से यू टर्न हो जाता है तो छोटा ही है बट यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ता है, मतलब एक तरीके से फील ज़्यादा अच्छा से, मतलब एक क्या ही बोले उसको, जेंटल स्लीप हो गया, मतलब स्टीप हो गया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा टर्निंग है, यू टर्न है, एक पूरा का पूरा यू टर्न होता है, एक पूरा ऐसा होता है। तो इस पर मूव करना आसान हो जाता है, इस पर मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यही बोलना चाह रहे थे। खैर, अब इतना सारा चीज़ पढ़ लेने के बाद हम लोग मोशन में थोड़ा बहुत अब सीख गए बहुत सारा चीज़। लैंग्वेज क्या क्या जान गए भाई, डिफरेंस बिटवीन स्केलर, डिस्टेंस, स्पीड, वेक्टर जान गए हैं क्या होता है, वेलोसिटी, ये सब चीज़। फिर राउंड ट्रिप मीन जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को समझ गए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिसेलेरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है ना। फ्री फॉल देख लिए भाई कि फ्री फॉल बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वो सब कुछ देख लिए। फिर टूल किट्स में हम लोग बहुत सारा ये इक्वेशन समझे जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी देख लिए, है ना। ग्राफ भी समझ लिए, फिर कर्व भी समझ लिए। तो फाइनली हम लोग का ये मोशन चैप्टर खत्म हो जाता है। यहीं पर हम लोग का पूरा मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो बताने का तरीका और नोट्स जैसा बना होगा वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग देख तो लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। आप एक बार अपना ना सब्सक्रिप्शन में जाकर देखो, आप फालतू चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रखे होगे, लेकिन जो अच्छा है, जो आपको नॉलेज दे रहा है, कम से कम उस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए था आपको। आप सोच के देखो, अब थोड़ा सा 2 सेकंड सोचो कि हाँ भाई कोई नॉलेज दे रहा है, कुछ समझा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो उसको तो चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। अब कोई गाना बजा रहा है, कोई गाना सुना रहा है, इवन कोई गाली दे रहा है, इवन क्या क्या पता नहीं क्या कर रहा है, उसको सब्सक्राइब करके रखे हो, क्या ही फायदा हो जाएगा। आप तो तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई का तैयारी कर रहे हो, तो इंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हो ना भाई कि चलो ठीक है, कॉमेडी देखना तो आप इंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी देख रहे हो, ठीक है। वो हो सकता है कि आपके लिए वो डिजर्व भी करता होगा, हाँ, आपको तो वो दिख ही जाएगा, बट नॉलेजेबल चैनल के लिए तो कम से कम इतना तो बनता है ना। एक होता है ना कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल कैसा होना चाहिए, तो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है यूट्यूब में भाई, तो टी सीरीज़ है, आई थिंक, जहाँ तक हमको जितना तक पता है टी सीरीज़ है। गाना ही बजा रहा है, गाना ही सुना रहा है, उससे क्या ही मिल जाने वाला है आपको, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ा सा अच्छा है ये, ठीक है। चलो, गाना सुनना इज़ नॉट बैड, गुड थिंग, अच्छा है, मन को शांति मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा चैनल है वो सोच लो। और फिर पढ़ाई का चैनल देख लो, कितना लोग स्ट्रगल कर रहा है, ये वो, और सब नॉलेज दे रहा है, सब अच्छा नॉलेज दे रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही सबसे बेस्ट दे रहे हैं, नहीं, मेरे से भी अच्छा लोग नॉलेज दे रहे हैं। तो फिर उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ने वाला चैनल को सब्सक्राइब करो, और कॉमेडी मत किया करो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।